दोस्तों नमस्कार। स्टडी विद गौरव में आपका स्वागत है। मैं गौरव आज आपके लिए 3 जून 2020 करंट अफेयर लेकर आया हूं और ये करंट अफेयर पूरी तरह से बच्चे हिंदी में रहने वाले हैं और इसकी जो रिपोर्ट्स हैं, जो करंट अफेयर का कंटेंट है वो मैंने द हिंदू से, पीआईबी की रिपोर्ट से और टाइम्स ऑफ इंडिया से लिया है। तो बिना किसी देरी के चीज़ों को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला करंट अफेयर आपकी स्क्रीन पर, स्पीक मैके अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन। तो ये स्पीक मैके अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 1 जून 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पीक मैके अनुभव नामक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित किया और ये पहली बार है जब इस सम्मेलन को ऑनलाइन आयोजित किया गया है। ठीक है, तो ये स्पीक मैके जो सम्मेलन है 1 जून 2020 को इसकी शुरुआत हुई और ये एक हफ्ते ये सम्मेलन चलता है। तो इसका मतलब ये 1 जून से 7 जून तक ये चलेगा। ठीक है, तो इस सम्मेलन का आयोजन 1 जून से 7 जून तक किया जाएगा और इस वर्ष इस सम्मेलन की विषय वस्तु इस बात पर केंद्रित है कि कोविड-19 के चलते लगाए गए लॉकडाउन के दौरान युवाओं में उत्पन्न तनाव को किस प्रकार कम किया जाए। तो ये पूरा जो केंद्रीकृत होगा वो इसी बात पे होगा कि लॉकडाउन के चलते जो युवाओं में तनाव उत्पन्न हो रहा है उसको किस प्रकार से कम किया जाए। ठीक है, तो अब हम कुछ चर्चा स्पीक मैके सम्मेलन के बारे में करते हैं कि स्पीक मैके क्या है और इसकी शुरुआत कैसे की गई। तो सबसे पहले हम स्पीक मैके के बारे में देखते हैं। तो ये जो स्पीक मैके है बच्चे, स्पीक मैके इसकी फुल फॉर्म है सोसाइटी फॉर द प्रमोशन ऑफ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक एंड कल्चर अमंगस्ट यूथ, स्पीक मैके। ठीक है, तो ये इसकी फुल फॉर्म है सोसाइटी फॉर द प्रमोशन ऑफ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक एंड कल्चर अमंगस्ट यूथ। ठीक है, तो यह है एक जो गैर राजनीतिक राष्ट्रव्यापी स्वैच्छिक आंदोलन है। तो ये एक कैसा आंदोलन है भाई? गैर राजनीतिक है। इसका किसी पॉलिटिकल पार्टी या किसी गवर्नमेंट संस्था से इसका कोई लेना देना नहीं है। इसकी जो शुरुआत की थी वो सबसे पहले आईआईटी, जो दिल्ली आईआईटी के प्रोफेसर थे डॉक्टर किरण सेठ ने 1977 में की थी। तो याद रखना है कि स्पीक मैके की शुरुआत किसने की थी? दिल्ली आईआईटी के प्रोफेसर डॉक्टर किरण सेठ ने 1977 में की थी और इसके लिए डॉक्टर किरण सेठ को 2009 में पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका है। ठीक है, तो स्पीक मैके सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, तो ये जो स्पीक मैके सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम के तहत रजिस्टर्ड है, तो ये धारा जो इनकम टैक्स की 1961 की धारा 80G के तहत ये पूरी तरह से कर मुक्त है। तो इसमें जो भी डोनेशंस वगैरह आएंगी तो ये पूरी तरह से कर मुक्त है। उन डोनेशंस पर कोई भी पैसा, कोई भी इनकम टैक्स उस पर कोई भी चार्ज नहीं करेगा। तो ये एक यूपीएससी के लिए एक पॉइंट हो सकता है। तो 2011 में स्पीक मैको को युवा विकास में योगदान के लिए राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार भी मिल चुका है। तो 2011 में इस संस्था को, इस आंदोलन को राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। और स्पीक मैके को राष्ट्रीय स्तर पर कौन कौन सी जो मंत्रालय हैं, कौन कौन सी मिनिस्ट्रीज इसको संभालती हैं, इस पर देखभाल करती हैं, जैसा कि मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर है, युवा मामले और खेल मंत्रालय है, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स एंड मानव संसाधन विकास, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट द्वारा इसका समर्थन प्राप्त है। तो स्पीक मैके का जो समर्थन है वो 3 मिनिस्ट्री इसको देखती हैं, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट और मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। और स्पीक मैके का जो मुख्यालय है बच्चे वो कहाँ है? दिल्ली में है। इसका मुख्यालय कहाँ है बच्चे? इसका मुख्यालय दिल्ली में है। तो ये सारी चीजें मैंने आपको कवर करी हैं स्पीक मैके के बारे में। नेक्स्ट चलते भाई नेक्स्ट न्यूज पर। फेवियार एंटीवायरल टैबलेट, तो फेविपिराविर एंटीवायरल जो टैबलेट है इसके ऊपर रिसर्च की जा रही है कई देशों में और अभी इसके ऊपर रिसर्च इंडिया ने भी शुरू करी है। इंडिया का जो ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया है, डीसीजीआई, द्वारा वैश्विक महामारी कोविड-19 से पीड़ित मरीजों पर फेविपिराविर एंटीवायरल टैबलेट का जो परीक्षण किया जा रहा है और ये परीक्षण सिर्फ इंडिया में ही नहीं हो रहा है, यह परीक्षण जापान में, यूएसए में और भी कई सारी डेवलप्ड कंट्री में परीक्षण देखने को मिल रहा है। तो इस परीक्षण
पर जो जब फोकस किया गया डॉक्टर्स के द्वारा तो ये देखा गया कि इस पे एक पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिल रहे हैं। तो ग्लोबल फार्मास्यूटिकल्स के अनुसार फेवियर एंटीवायरस टैबलेट को चिकित्सक परीक्षण से कोविड-19 रोगियों पर इसकी प्रभावकारिता का पता लगाया जाएगा। फेविरापिर एंटीवायरस टैबलेट जो है जापान की फार्मास्यूटिकल कंपनी फ्यूजी फिल्म टोयामा द्वारा निर्मित एवियन ड्रग्स के फॉर्मुलेशन पर आधारित एक जेनरिक दवा है। तो एविगन जो है एक ड्रग का नाम है जो इस टैबलेट में यूज होती है और इस ड्रग को बनाया जाता है फ्यूजी फिल्म टोयामा जो कि जापान की कंपनी है। तो फेविरापिर एंटीवायरस टैबलेट जो है इसका मुख्य रूप से जो उपयोग किया जाता था पहले वो इन्फ्लुएंजा वायरस के खिलाफ किया जाता था और इसका जो परीक्षण है कहाँ कहाँ करा जा रहा है, चीन में, जापान में, यूएसए में इसका परीक्षण किया जा रहा है। ठीक है, जैसा कि SCQ जो हाइड्रोक्लोरोक्विनिन है इस पे अभी रोक लगा दी गई है इसके परीक्षण पर। ठीक है, तो क्योंकि कई देशों ने और इवन WHO ने इसके परीक्षण पर सवाल उठाए थे, तो इस टैबलेट के ऊपर परीक्षण किया जा रहा है फेविराविर, है ना। तो याद रखना है फेविराविर एंटीवायरल टैबलेट है ये। तो ये वायरस के खिलाफ, इन्फ्लुएंजा वायरस के खिलाफ ये लड़ने वाली एक टैबलेट है। ओके, तो अब हम बात कर रहे हैं कि जो परीक्षण किया जा रहा है वो किसके द्वारा किया जा रहा है। इंडिया में फिलहाल इंडिया में किया जा रहा है बच्चे, ड्रग कंट्रोलर जर्नल ऑफ इंडिया के द्वारा इस पर परीक्षण किया जा रहा है। तो जो ड्रग कंट्रोलर जर्नल ऑफ इंडिया है इसके बारे में हम थोड़ी सी चीजें समझते हैं। तो ड्रग कंट्रोलर जर्नल ऑफ इंडिया भारतीय दवा नियामक संस्था, केंद्रीय दवा मानक नियंत्रण संगठन का प्रमुख होता है। एक ऑर्गेनाइजेशन है सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन CDSCO। ठीक है, इसका जो प्रमुख ब्रांच है वो ड्रग कंट्रोल जर्नल ऑफ इंडिया है। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के अंतर्गत स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय का राष्ट्रीय नियामक प्राधिकरण है। ठीक है, तो परिवार कल्याण मंत्रालय का एक प्राधिकरण है जो CDSCO है और इसका मुख्यालय कहाँ है, नई दिल्ली में। तो आपको मेन रूप से याद रखना है कि ड्रग कंट्रोलर जर्नल ऑफ इंडिया जो है वो किसके अंतर्गत, किसका प्रमुख एक ब्रांच है CDSCO का और इसका मुख्यालय कहाँ है, नई दिल्ली में। अभी फिलहाल जो ड्रग कंट्रोल जर्नल ऑफ इंडिया है इसके देश भर में 6 जोनल कार्यालय हैं, 4 सब जोनल कार्यालय हैं और 13 पोर्ट ऑफिस और 7 प्रयोगशालाएं हैं। तो ये सारा पूरा देश भर में, लेकिन इसका मुख्यालय कहाँ है बच्चे, नई दिल्ली में है। तो ये सारी चीजें हमें समझनी है। ओके, अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस। तो ये जो रिपोर्ट है ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस ये वर्ल्ड बैंक द्वारा जारी की जाती है। ये हर वर्ष जारी की जाती है ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस और ये वर्ष में 2 बार जारी की जाती है, जनवरी और जून में। याद रखना है इस चीज को। तो ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस जो है वर्ष में 2 बार हर वर्ष जारी की जाती है, जनवरी और जून में। किसके द्वारा, वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी की जाती है। और चूंकि अभी जून चल रहा है तो वर्ल्ड बैंक ने ये जारी की है ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस। तो इसके तहत विश्व बैंक की एक रिपोर्ट है जिसमें वैश्विक आर्थिक विकास और संभावनाओं की जांच की जाती है। इसमें उभरते बाजार और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं पर विशेष ध्यान दिया जाता है। तो अभी ये एक तरह से आप ऐसा समझ सकते हैं कि जैसे हमारे देश की आर्थिक गतिविधियों पर जब इकोनॉमिस्ट चर्चा करते हैं सिर्फ एक देश की, इसी तरह से जो वर्ल्ड बैंक है वो एक वैश्विक इकोनॉमिक रिपोर्ट निकालता है। ठीक है, जिससे पता लगता है किस देश में क्या इकोनॉमिकल हालात चल रहे हैं। तो ये बिल्कुल एक साफ रिपोर्ट है। 2 बातें याद रखनी है, किसके द्वारा जारी की जाती है, वर्ल्ड बैंक, और कब कब जारी होती है, 2 बार वर्ष में, जनवरी और जून में। ठीक है, तो ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस ये वर्ड आपको जरूर ध्यान रखना है। ओके, तो हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, चांगपा समुदाय के बारे में। ये समुदाय अभी न्यूज में है और चाइना के चलते ये न्यूज में है, तो ये आने वाले एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। चांगपा समुदाय जो है लद्दाख के चुमूर और डेमचौक क्षेत्र में चीनी क्षेत्र के अतिक्रमण ने लद्दाख के घुमंतू चरवाहा चांगपा समुदाय को ग्रीष्मकालीन चरवाहे के बड़े हिस्से से अलग थलग कर दिया है
और जिसका प्रतिकूल प्रभाव उनके बकरी पालन के व्यवसाय पर पड़ रहा है। ये इसलिए न्यूज़ में मैंने आपको पूरी न्यूज़ पढ़ के सुनाई है। मैं आपको चीज़ें समझा देता हूँ। क्या हुआ भाई कि जो लद्दाख का चुमूर डिस्ट्रिक्ट है और जो डेमचोक डिस्ट्रिक्ट है, ये दो डिस्ट्रिक्ट हैं, चुमूर और डेमचोक, ठीक है। तो चीनी सेना जो है इस पर अपना अधिकार जमा रही है, ठीक है। तो यहाँ पर जो एक घास का मैदान है जिसपे ये चांगपा समुदाय के लोग अपनी बकरियों को लेकर जाते हैं और अपनी बकरियों को वहाँ चराने ले जाते हैं, तो उस एरिए पर चाइना ने कब्जा कर लिया है, जिसकी वजह से उनकी बकरियों को चारगाहे नहीं मिल रहे हैं, जो उनका फूड है वो उन बकरियों को प्रॉपर नहीं मिल पा रहा और वो बकरियां मर रही हैं। और वो कौन सी बकरियां हैं? पश्मीना बकरियां हैं, जिससे पश्मीना प्रोडक्ट बनाए जाते हैं जो कि बहुत ही महंगी बिकती हैं। पश्मीना शाल के बारे में आपने सुना होगा। तो इस वजह से एक उस पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है चांगपा कम्युनिटी के ऊपर, ठीक है। तो इस न्यूज़ को और थोड़ा एलोबरेट करते हैं। तो इसके प्रमुख बिंदु क्या हैं कि चीन की जो पीपल्स लिबरेशन आर्मी है, पीपल्स लिबरेशन आर्मी जो चाइना की है, इसके द्वारा चुमूर के 16 कनाल और की 2 एकड़ की कृषि योग्य भूमि पर कब्जा कर लिया है ना। तो एक बहुत ही बड़ी न्यूज़ है जो कि आप देख रहे होंगे कि ये डेली न्यूज़ में आती रहती हैं चीज़ें कि चाइना ने लद्दाख के कुछ क्षेत्रों पे जो कि इंडिया का है उस पर कब्जा कर लिया है, ठीक है। और ये जो क्षेत्र हैं ये डेमचोक क्षेत्र के अंदर लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, ठीक है। तो डेमचोक क्षेत्र के अंदर लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर ये क्षेत्र है, ठीक है। तो यहाँ पर कब्जा कर लिया है। वहाँ पर चारगाहे क्या करते हैं, अपना बकरियों को लेकर जाते हैं और वहाँ पर बकरियों को चराने लेकर जाते हैं, ठीक है। तो यह एक पारंपरिक चराई वाले चारगाहे और खेती योग्य भूमि वाला क्षेत्र है, ठीक है। तो ये एक चीज होगी भाई। इसका प्रतिकूल प्रभाव, अब जब इस पर चाइना ने कब्जा कर लिया तो इसका प्रतिकूल प्रभाव कहां पर पड़ रहा है? इसका प्रतिकूल प्रभाव लद्दाख के चांगथांग पठार, याद रखना ये वर्ड, लद्दाख के चांगथांग पठार, ये आ सकता है क्वेश्चन। चांगथांग पठार कहां पर है? लद्दाख में है कि कोरजोक चुमूर बेल्ट में नवजात पश्मीना बकरियों की संख्या पर देखा जा रहा है, ठीक है। तो जो कोरजोक चुमूर बेल्ट है उसमें जो नवजात पश्मीना मतलब जो यंग बकरियां हैं उनके स्वास्थ्य पर देखने को, उनकी संख्या पर देखने को मिल रहा है। और पर्याप्त चारगाहों के अभाव में युवा पश्मीना बकरियों की मौत में वृद्धि देखी जा रही है, ठीक है। तो चांगपा समुदाय के लोगों ने क्या कहा है, उनका मानना है कि अगर इस तरह की गतिविधियां कंटिन्यूअस चलती रहेंगी तो इस वर्ष लगभग 70 से 80% नवजात पश्मीना बकरियों को जीवित रख पाना मुश्किल होगा। बहुत ही भारी चोट भारत की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ेगी और एक भारत की संप्रभुता पर भी, उसकी यूनिटी पर भी देखने को यहाँ पे मिल रही है चाइना के द्वारा, ठीक है। तो इसके ऊपर अभी केंद्र सरकार ने चाइना से बात करी है और एक डेलीगेशन चाइना का और इंडिया का आपस में बात करेगा। 6 से 7 जून के बीच में यहाँ पर बात होगी, ठीक है। तो यहाँ पर देखने को मिलेगा। और इतना ही नहीं, ऐसा नहीं है कि वहां पर कब्जा कर लिया है, ये सारी चीजों के ऊपर चाइना निगरानी भी रख रहा है। किसके द्वारा? हेलीकॉप्टर्स के द्वारा निगरानी भी चाइना रख रहा है, ठीक है। तो अगर हम देखें तो ये जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, ये रिपोर्ट पूरी तरह से गायब है मेन स्ट्रीम मीडिया से, लेकिन ये रिपोर्ट मैंने द हिंदू से उठाई और बहुत ही इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है, ठीक है। तो ये एक ज्योग्राफी का क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखने को आपको मिल सकता है कि चांगपा समुदाय के लोग कहाँ रहते हैं, कहाँ से संबंधित हैं, या जो कोरजोक चुमूर बेल्ट है ये कहाँ पर है, या चांगथान पठार, चांगथान प्लेट्यू जो है वो कहाँ पर है। तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल सकती हैं आगने वाले एग्जाम में, और खास तौर से यूपीएससी के लिए बहुत ही हॉट पोटैटो टॉपिक रहने वाला है। तो अगर आपको बच्चे वीडियो पसंद आती है, मेरी कॉन्सेप्ट समझ में आते हैं, कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि आपने सिर्फ एक न्यूज़ पढ़ ली उससे कॉन्सेप्चुअल एस्पेक्ट को नहीं समझा। ये कॉन्सेप्चुअल एस्पेक्ट को ही समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके से एग्जाम की तैयारी की जाती है, ठीक है। तो अगर आपको चीज़ें समझ में आती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ठीक है। और अपनी यूज़फुल कमेंट जरूर दें।
ओके, तो हम और भी चीज़ें देखते हैं कि चांगपा समुदाय, जो चांगपा कम्युनिटी है, इनके बारे में हम समझते हैं। अभी तो हमने ये सीखा कि ये न्यूज़ में क्यों है चांगपा कम्युनिटी, क्योंकि ये पश्मीना बकरियों का पालन पोषण करते हैं, उनको चराते वगैरह हैं। वहीं से उनकी अर्थव्यवस्था, उनकी कमाई उसी चीज़ों से निकल कर आती है। ठीक है, तो देखते हैं जो चांगपा कम्युनिटी है, यह एक बंजारा समुदाय है जो भारत के जम्मू एवं कश्मीर राज्य के लद्दाख क्षेत्र के चांगथंग इलाके में निवासी हैं। ठीक है, तो चांगपा समुदाय एक बंजारा समुदाय है जो भारत के जम्मू कश्मीर के राज्य के लद्दाख क्षेत्र के चांगथांग इलाके के निवासी हैं। और चांगपा जनजाति खानाबदोश जीवन पसंद करती हैं, जो खानाबदोश जीवन है उसको पसंद करती हैं। इनकी आजीविका का मुख्य आधार मवेशी और पश्मीना बकरियां हैं। मैंने जैसा कि आपको बताया, तो चांगपा समुदाय का जो मुख्य आधार है वो मवेशी और पश्मीना बकरियां हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं भाई कि इसमें और भी चीज़ें देखते हैं। जैसा कि अभी मैंने आपको पीछे न्यूज़ में बताया कि जो चुशोल डेमचोक बेल्ट है, चुशूल डेमचोक चुमूर बेल्ट के बारे में हम चीज़ों को समझते हैं। तो ये जो बेल्ट है, ये पश्मीना बकरियों की संख्या यहाँ पर सबसे ज़्यादा पाई जाती है। और ये जो बेल्ट है ये 13,000 फीट से अधिक ऊंचाई पर ये स्थित है। और विश्व में यहाँ पर सबसे अधिक पश्मीना बकरियों की संख्या पाई जाती है। और लद्दाख में सालाना 45 से 50 टन बेहतरीन किस्म के ऊन की उत्पादन होता है यहाँ पर। और 25 से 30 टन ऊन का उत्पादन चुशूल टेमचोक चुमूर बेल्ट में होता है। तो ज़्यादातर ये यहाँ पर पश्मीना शाल और पश्मीना बकरियों के लिए ये जो बेल्ट है पूरी तरह से फेमस है। चीज़ों को और समझते हैं कि पश्मीना बकरियाँ क्या क्या होती हैं और ये अर्थव्यवस्था में अपना कैसे योगदान दिखाती हैं। तो जो पश्मीना बकरियाँ हैं, ये चागथांगी बकरियों के नाम से इनको जाना जाता है। इन बकरियों को चागथांगी बकरियों के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इन्हें पूर्वी लद्दाख में भारत चीन सीमा के निकट चांगथांग क्षेत्र, तिब्बत के पठार के एक पश्चिमी विस्तार में घुमंतू चरवाहा समुदाय चांगपा द्वारा पाला जाता है। तो पश्मीना बकरियों को पाला किसके द्वारा जाता है? चांगपा। और इनको और किस नाम से जाना जाता है? चांगथांगी नाम से। ये बकरियां -40 डिग्री तापमान पर भी स्वयं को जीवित रखने की क्षमता रखती हैं। और चांगथांगी बकरियां के बहुत मोटे होते हैं, किसके जो बाल होते हैं बहुत मोटे होते हैं। और इनसे विश्व का सबसे बेहतरीन पश्मीना प्राप्त होता है। चांगथांगी बकरियों से या पश्मीना बकरियों से विश्व का सबसे बेहतरीन पश्मीना प्राप्त होता है, जो 12 से 15 माइक्रोन के बीच होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमने देखी पश्मीना बकरियों के बारे में। अब पश्मीना प्रोडक्ट के बारे में देखते हैं। जो पश्मीना प्रोडक्ट है, लद्दाख विश्व में सर्वाधिक लगभग 50 मैट्रिक टन और उससे सबसे उन्नत किस्म के पश्मीना उत्पादन करता है। असली पश्मीना उत्पादकों को चांगथांगी या पश्मीना बकरी के बालों से ही बनाया जाता है। कश्मीर में बुने हुए सुप्रसिद्ध पश्मीना शालों का निर्माण लद्दाख के इन बकरियों से प्राप्त ऊन से किया जाता है। ये सारी चीज़ें बहुत आप इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं, ये आप लिख सकते हैं मेंस में। ठीक है, और ये शाल अपनी गुणवत्ता एवं अपने जटिल कलाकृति के लिए सबसे प्रसिद्ध है। चांगथांगी बकरियों की बदौलत ही चांगथांग लेह लद्दाख क्षेत्र की अर्थव्यवस्था जो है बहाल हुई है। तो यहाँ की जो अर्थव्यवस्था है लेह लद्दाख की, वो इन बकरियों की वजह से ही है। इनका बहुत ही अहम रोल है इसकी अर्थव्यवस्था में। और इनके जो प्रोडक्ट्स होते हैं, जो पश्मीना के प्रोडक्ट्स होते हैं, इनको स्टैंडर्डाइज किया जाता है बाकायदा भारतीय मानक ब्यूरो BIS के द्वारा और इंडियन स्टैंडर्ड के दायरे में रखकर इनकी पूरी तरह से लेबलिंग की प्रक्रिया की जाती है। तो ये सारी चीज़ें हमने देखी, बहुत ही डिटेल में जाकर मैंने चीज़ों को समझाया है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट न्यूज़ को देखते हैं, अल्ट्रा स्वच्छ डिसइंफेक्शन यूनिट। तो जो अल्ट्रा स्वच्छ डिसइंफेक्शन यूनिट है, इसको बनाया गया है DRDO के द्वारा। ठीक है, DRDO ने इसको भी PPE में शामिल किया है, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट में शामिल किया है। इलेक्ट्रॉनिक सामानों, कपड़े रहित विभिन्न प्रकार के सामग्रियों को कीटाणु रहित करने के लिए अल्ट्रा स्वच्छ नामक एक कीटाणु रोधित यूनिट का इस्तेमाल किया गया है। तो ये सबका ये डिसइंफेक्शन कर सकता है, अल्ट्रा स्वच्छ डिसइंफेक्शन यूनिट। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमने देखी। अब हम देखते हैं कि इसके बारे में मेन पॉइंट्स क्या हैं।
इस यूनिट का विकास DRDO की दिल्ली स्थित प्रयोगशाला में बनाया गया है। और ये जो है DRDO की जो दिल्ली स्थित प्रयोगशाला है, इसका नाम है इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड अलाइड साइंसेज, तथा गाजियाबाद स्थित मैमर्स जेल क्राफ्ट हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, तो जो मैमर्स जेल क्राफ्ट हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड है और जो DRDO की जो प्रयोगशाला है इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड अलाइड साइंसेज, इन दोनों ने मिलकर इस यूनिट को बनाया है। तो जो अल्ट्रा डिसइंफेक्शन यूनिट है, इसको इन दोनों के प्रयोग से बनाया गया है। और इसका जो निर्माण है उन्नत ऑक्सीकरण प्रक्रिया, एडवांस ऑक्सीडेटिव प्रोसेस का प्रयोग इसमें किया गया है। हम बच्चे देखते हैं, इस प्रणाली को औद्योगिक, व्यावसायिक और व्यक्तिगत और पर्यावरण सुरक्षा के अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप विकसित किया गया है। मतलब ये लोगों के लिए भी और औद्योगिक रूप से भी इसको विकसित किया गया है, हर रूप में इसको विकसित किया गया है। और इस प्रक्रिया में कीटाणु शोधन के लिए की गई अवरोध विघटन पद्धतियों का प्रयोग किया गया है और ओजोनेटेड स्पेस टेक्नोलॉजी का भी इसमें उपयोग किया गया है। इसको चलाने के लिए बिजली की आवश्यकता पड़ती है, जिसमें 15 एम्पियर बिजली, 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज़ की बिजली की आवश्यकता यहाँ पर पड़ती है। तो जो इंडिया में जो बिजली है 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज़ पर जो बिजली आती है, इसी पर ये चलता है। एम्पियर 15 एम्पियर बिजली पर ये चलेगा, इतना करंट इसको चाहिए होगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमने इसके बारे में देखी। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलते हैं। कम्युनिटी कोच डेवलपमेंट प्रोग्राम, जो कम्युनिटी कोच डेवलपमेंट प्रोग्राम है, किरण रिजिजू ने खेलो इंडिया कम्युनिटी कोच डेवलपमेंट प्रोग्राम का उद्घाटन किया है हाल ही में। और यह जो प्रोग्राम है, यह शारीरिक शिक्षा अध्यापक, जितने भी फिजिकल एजुकेशन के टीचर हैं और कम्युनिटी कोचिज़ से संबंधित 25 दिवसीय कार्यक्रम है। ठीक है, इस कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यालयों में शारीरिक शिक्षा को अधिक महत्व देना है। यह कार्यक्रम मानव संसाधन विकास मंत्रालय और युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से, जो HRD मिनिस्ट्री और जो खेल मिनिस्ट्री है, इन दोनों के रूप से ये देश भर में चलाया जा रहा है। देश भर के विद्यालयों में ये पहुंचाया जाएगा ये कार्यक्रम। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पे देखने को मिली। तो कम्युनिटी कोच डेवलपमेंट प्रोग्राम है, खेलो इंडिया मूवमेंट के तहत इसको चलाया जा रहा है किरण रिजिजू के द्वारा। ठीक है, 25 दिन का प्रोग्राम है। नेक्स्ट देखते हैं बच्चे, विश्व साइकिल दिवस। विश्व साइकिल दिवस हर वर्ष 3 जून को मनाया जाता है, ये याद रखना है। और इसको सबसे पहले यूनाइटेड नेशन ने 3 जून 2018 को मनाया। इसका आयोजन सबसे पहले 3 जून 2018 को किया। और यह दिवस हितधारकों को सतत विकास को बढ़ावा देने और शारीरिक शिक्षा समेत सामान्य शिक्षा पद्धति को मजबूत करने के साधन के रूप में साइकिल के उपयोग पर जोर देने के लिए प्रोत्साहित करता है। जैसा कि ग्लोबल वार्मिंग की समस्या डे बाय डे बढ़ती जा रही है, उस समस्या को देखते हुए साइकिल को बढ़ावा देने का एक प्रयोग है कि आने वाले टाइम में लोग आजकल जैसे गाड़ियों में जाना पसंद करते हैं, गाड़ी को एक अपना सिंबॉलिक स्टेटस मानते हैं, इस तरीके से एक ऐसी धारणा बनाने की ज़रूरत है कि साइकिल से लोग जहाँ उसको लोग सिंबॉलिक स्टेटस माने, ना कि गाड़ियों के। अगर कोई भी बंदा गाड़ी से जाता है तो एक ऐसी धारणा बनाने की ज़रूरत है कि सोसाइटी में एक ऐसा मैसेज जाए कि लोगों को ये लगे कि ये जो बंदा गाड़ी से जा रहा है ये पर्यावरण का नुकसान कर रहा है। अगर जब लोगों की ऐसी धारणा बनेगी तो अपने आप ही लोग गाड़ी से न जाकर साइकिल को प्रेफर करेंगे और साइकिल को ही लेकर जाएंगे, आने जाने में कहीं भी इस्तेमाल साइकिल का हो। इससे उसके एजुकेशन का, उसके सिंबॉलिक स्टेटस का पता लगेगा। ठीक है, तो विश्व साइकिल दिवस 3 जून को मनाया जाता है। पहली बार 3 जून 2018 को UN के द्वारा ये मनाया गया। नेक्स्ट देखते हैं बच्चे, दिल्ली कोरोना ऐप। जो दिल्ली कोरोना ऐप है, ये मुख्यमंत्री द्वारा, जो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल है, इनके द्वारा कोविड-19 के लिए ये दिल्ली कोरोना ऐप लॉन्च किया गया। और इस ऐप की मदद से लोग यह जान सकते हैं कि राज्य के सरकारी और निजी अस्पतालों में कितने बेड और वेंटिलेटर कोविड-19 के लिए खाली हैं। ठीक है, तो ये एक ऐप है, ये याद रखना है। तो बेसिकली आपसे पूछा जाएगा कि दिल्ली कोरोना ऐप किसके लिए है, किस चीज़ पर ये फोकस करता है। फोकस करता है कि राज्य में कितने सरकारी और निजी अस्पतालों में कितने बेड खाली हैं। और सबसे मुख्य बात यह है कि इस ऐप में बिना रजिस्ट्रेशन के ही जानकारी प्राप्त की जा सकती है। और ये ऐप हिंदी और इंग्लिश दोनों में, जैसा कि आरोग्य सेतु में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है तो उससे जानकारी प्राप्त होती है पूरी। तो एक उसका आरोप लगा कि भाई इससे ट्रेसिंग की जा रही है लोगों की, है ना। तो
ये इससे मुक्त है, बिना किसी रजिस्ट्रेशन के आप जानकारी ये सारी चीज़ें प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो यहीं पर बच्चे वीडियो ख़त्म करते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपने यूज़फुल कमेंट जरूर दें। तब तक के लिए धन्यवाद। घर पे रहिए और लॉकडाउन का भरपूर फ़ायदा उठाइए। धन्यवाद।